हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू कल भी कहानी जंक्शन। दोस्तों, सीक्रेट फॉर्च्यून के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। कहानी में आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये धमाकेदार एपिसोड। रिया कुछ देर खामोश रही, फिर उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, मिस्टर राणा, क्या अनजाने में मैंने आपको कभी नाराज किया है? आप मेरे लिए चीजें इतनी मुश्किल क्यों बना रहे हैं? नहीं, हम तो बस कुछ ही बार मिले हैं, भला तुम मेरा क्या बिगाड़ सकती हो? कबीर की आवाज में अब एक अजीब सी नरमी थी। सच तो यह था कि अगर वह उसे परेशान भी करती तब भी वह उसे माफ कर देता। आखिर उसे अपनी पूरी जिंदगी उसी के साथ जो बितानी थी। अगर मैंने कुछ नहीं किया तो फिर आपने मुझे खुद फूल लाने को क्यों कहा, और इस बात पर इतना जोर क्यों दिया कि मैं अकेली आऊं और किसी की मदद न लूं? रिया ने सीधे मुद्दे की बात की। कबीर ने सहजता से जवाब दिया, क्योंकि फ्यूचर में तुम्हारा यहाँ आना जाना लगा रहेगा। मैं चाहता हूं कि तुम यहाँ तक पहुंचने का रास्ता अपने जहन में बिठा लो। एक बार जब तुम आने के लिए यूज्ड हो जाओगी तो तुम्हारे लिए यहाँ आना आसान होगा। रिया हक्की बक्की रह गई। उसे समझ नहीं आया कि उसे बार बार यहाँ आने की जरूरत ही क्यों पड़ेगी, और कबीर इतने यकीन के साथ यह कैसे कह सकता था। कबीर ने उसकी उलझन भांपते हुए बात बदली। दरअसल हमारे ऑफिस के कुछ गमले सूख गए हैं, शायद यहाँ इतने सारे कंप्यूटरों के रेडिएशन की वजह से। मैं चाहता हूँ कि सबको नए पौधे मिलें। रिया के लिए यह एक बेहतरीन बिजनेस का मौका था। उसने उत्साह के साथ कहा, ठीक है, अगली बार मैं बस से ही आऊंगी। मुझे इमारत के अंदर का रास्ता अब याद हो गया है, तो अगली बार मैं और जल्दी पहुंच जाऊंगी। आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। उसने आगे कहा, मिस्टर राणा, अगर आपकी कंपनी पौधों को बदलना चाहती है तो आप स्प्रिंग ब्लॉसम ही आइएगा। हमारी दुकान में ऑफिस के लिए ढेरों किस्में मौजूद हैं। कबीर मुस्कुराया, बिल्कुल, कल तुम्हारे पास जितने भी ऑफिस के लायक हरे पौधे हों भेज देना। आकार की चिंता मत करो, ऑफिस के सामने एक छोटा सा पार्क है, तुम उन्हें वहीं रखवा सकती हो। जी जरूर। रिया ने खुशी खुशी हामी भरी। मिस्टर राणा, मुझे सिर्फ कबीर बुलाओ। मिस्टर राणा थोड़ा ज्यादा फॉर्मल लगता है। रिया थोड़ी झिझकी, फिर एक हल्की मुस्कान के साथ बोली, मिस्टर कबीर। कबीर को लगा कि अभी उनकी जान पहचान इतनी भी पुरानी नहीं हुई कि वह उसे सिर्फ नाम से पुकारे, इसलिए उसने उसके मिस्टर लगाने पर कोई ऐतराज नहीं जताया। मिस्टर कबीर, वो देवन परिवार वाले ऑर्डर के बारे में। कबीर ने उसे तसल्ली दी, चूंकि तुमने मेरी शर्त मानी और खुद फूल लेकर आई तो मैं अपना वादा निभाऊंगा। मैं आज ही होटल मैनेजर से बात करूंगा और उनसे कहूंगा कि वे तुम्हारी दुकान से ही फूलों की खरीदारी करें। देवन परिवार ने होटल को खास निर्देश दिए थे कि आयोजन भव्य और यादगार होना चाहिए। अगर रिया को वह कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता तो उसकी दुकान की किस्मत चमक सकती थी। थैंक यू सो मच मिस्टर कबीर। रिया की खुशी का ठिकाना न था। उसे महसूस हुआ कि आज की उसकी मेहनत और रिस्क बेकार नहीं गया। उसे 2 बड़े ऑर्डर मिल चुके थे। उसका चेहरा खिलता देख कबीर के मन को भी सुकून मिला। अगर और कोई बात ना हो तो अब मैं चलना चाहूंगी। मैं आपके काम में और बाधा नहीं डालना चाहती। रिया ने अपनी सफेद छड़ी थामी और जाने के लिए खड़ी हुई, पर अचानक उसे कुछ याद आया। मिस्टर कबीर, आपने अभी तक फूलों के पैसे नहीं दिए। कबीर ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने बटुए से 500 निकाले और उसके हाथ में थमा दिए। उसने रिया से कहा था कि वह इसी कीमत का गुलदस्ता तैयार करे। पैसे अपनी जेब में रखने के बाद रिया जैसे ही मुड़ी, कबीर ने मेज पर रखा गुलदस्ता उठाया और उसे रिया के हाथों में थमा दिया। यह तुम्हारे लिए है, चलो साथ में बाहर चलते हैं, डिनर का वक्त हो गया है, मैं तुम्हें ट्रीट देना चाहता हूँ। रिया पूरी तरह दंग रह गई। वह सोच रही थी कि कबीर यह गुलदस्ता शायद किसी ऐसी लड़की को देने वाला है जिसे वह पसंद करता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी सादगी से वही फूल उसे वापस कर देगा। अब फूलों के पैसे उसकी जेब में थे और गुलदस्ता उसके हाथों में। मिस्टर कबीर, रिया ने हकपकाते हुए उन्हें पुकारा। उसकी आवाज में हैरानी और उलझन साफ झलक रही थी। कबीर ने एक शरारती मुस्कान के साथ कहा, सच तो यह है कि मुझे फूलों का कोई शौक नहीं है और न ही मेरी कोई लवर है। मैंने फूलों का गुलदस्ता मंगवाने का बहाना सिर्फ इसलिए बनाया ताकि तुम मुझसे मिलने का रास्ता अच्छी तरह याद कर लो। इससे भविष्य में तुम्हारे लिए यहाँ आना आसान हो जाएगा। उसने उसकी ओर देखते हुए आगे कहा, वैसे तुम्हारा यह चकित चेहरा देखकर बड़ा मजा आया। तुमने मेरा एंटरटेनमेंट किया है तो अब मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हें डिनर पर ले जाऊं। चलो चलें। रिया ने मन ही मन उसे कोसते हुए सोचा, असली बेवकूफ तो आप हैं। कबीर का व्यवहार इतना अनएक्सपेक्टेड था कि उसने रिया को पूरी तरह निरुत्तर कर दिया था। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि इस इंसान के दिमाग में चल क्या रहा है। रिया ने खुद को संभाला और कबीर के पीछे पीछे ऑफिस से बाहर निकलते हुए बहुत ही शालीनता से उनके डिनर के न्योते को ठुकरा दिया। अगर तुम घर जाओगी तब भी बाहर का खाना ही मंगवाओगी। रोज रोज बाहर का खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, और अगर तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हें ट्रीट दूं तो फिर तुम मुझे ट्रीट दे दो। आखिर मैंने तुम्हें बिजनेस के 2 इतने बड़े मौके दिलाए हैं, तो इतना तो हक बनता है कि तुम मुझे एक वक्त का खाना खिलाओ। कबीर ने बड़ी चतुराई से पासा पलट दिया। रिया के पास अब कोई तर्क नहीं बचा था। उसने कुछ पल की खामोशी के बाद दबे स्वर में कहा, मिस्टर कबीर, मेरे पास सिर्फ कुछ 100 रुपए ही हैं। शायद मैं आपको किसी बड़े होटल में खाना न खिला पाऊं। आखिर कबीर राणा खानदान का वारिस था और राणा परिवार के लोग आमतौर पर दिल्ली दरबार होटल में ही खाना पीना करते थे, जो उन्हीं का था। रिया अपनी आंखों की रोशनी खोने से पहले एक बार वहां गई थी और उसे याद था कि वहां एक वक्त का भोजन ही कई 100 रुपए का पड़ता है। कोई बात नहीं, अगर पैसे कम पड़े
तो मैं तुम्हें उधार दे दूंगा ताकि तुम मुझे खिला सको। कबीर ने मजाक करते हुए प्रस्ताव रखा। रिया अवाक रह गई। कबीर के इस अजीबोगरीब तर्क ने उसे बोलने लायक ही नहीं छोड़ा था। उसे इस तरह सन्न खड़ा देख कबीर मुस्कुराया। अब चुनाव तुम्हारा है, खर्चा तुम करोगी या मैं? कबीर किसी भी हाल में उसे अपने साथ ले जाना चाहता था। वह चाहता था कि वे दोनों एक दूसरे के साथ सहज महसूस करने लगें। इससे न केवल उनके बीच तालमेल बढ़ता, बल्कि उसे यह भी पता चल जाता कि रिया को खाने में क्या पसंद है। उसने रिया को आश्वस्त करते हुए कहा, हमें बहुत सारा खाना ऑर्डर करने की जरूरत नहीं है। आखिर हम सिर्फ 2 ही लोग हैं। एक मुख्य डिश और कुछ साइड डिश काफी होंगी। दिल्ली होटल महंगा जरूर है, पर वहां बजट के हिसाब से भी विकल्प मौजूद हैं। अंततः रिया ने हार मानते हुए अपने दांत भींचे और कहा, ठीक है मिस्टर कबीर, उन 2 बिजनेस डील्स के लिए शुक्रिया के तौर पर आज का डिनर मेरी तरफ से होगा। मंजूर है। कबीर ने खुशी खुशी हामी भर दी। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि जो पैसे रिया खर्च करने वाली थी वे वही थे जो उसने फूलों के बदले उसे दिए थे। आखिरकार उन्हें पति पत्नी बनना ही था, और एक परिवार में इतनी बारीकियां नहीं देखी जाती। कबीर रिया को लेकर लिफ्ट तक पहुंचा, और जैसे ही वे पहली मंजिल पर उतरे, उनका सामना वैभव और शनाया से हो गया। कबीर और रिया। शनाया ने मुस्कुराते हुए उन्हें पुकारा। उसे लगा था कि रिया अब तक जा चुकी होगी, पर उसे कबीर के साथ नीचे आते देख उसे सुखद आश्चर्य हुआ। कबीर लंबा और प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला था, जबकि रिया उसके सामने छोटी और नाजुक सी लग रही थी। शनाया ने जब उन्हें साथ देखा तो उसे लगा कि वे दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल सही जोड़ी हैं। कबीर ने वैभव और शनाया का अभिवादन किया। रिया ने भी शनाया को बहुत ही फॉर्मल तरीके से मिसेस राणा कहकर संबोधित किया। कबीर ने उसे गौर से देखा। वह चाहता था कि रिया उसे और इनफॉर्मल रूप से बुलाए, पर उसे याद आया कि वह अब भी उसकी पत्नी नहीं बनी है, इसलिए वह शनाया से इतनी बेतकल्लुफी नहीं दिखा सकती। कबीर मन ही मन अपनी माया दादी को याद करने लगा। उसे लग रहा था कि वह कर्ण से कहीं बेहतर स्थिति में है। भले ही रिया की आंखों की रोशनी अभी वापस नहीं आई थी, पर कम से कम वह उसके प्रोटेक्शन में तो थी। बेचारे कर्ण को तो सिर्फ अपनी होने वाली पत्नी से मिलने के लिए फ्लाइट पकड़नी पड़ती थी। उसे यकीन हो गया कि दादी उसे कर्ण से ज्यादा प्यार करती हैं। हेलो भाई, कबीर ने सहज भाव से कहा। वैभव ने एक पल के लिए रिया और उसके हाथों में थमे फूलों के गुलदस्ते को देखा, फिर अपनी नजरें वापस अपने छोटे भाई पर टिका दी। उसने एक हल्की सी आह भरी और अधिकार जताते हुए शनाया की कमर में अपना हाथ डाल दिया। तभी अचानक शनाया को कुछ याद, अरे हाँ रुको। फिर वो अपने बैग से एक लिफाफा निकाल लाई और उसे रिया की तरफ बढ़ा दिया। रिया ये लो। वही रिया उसे पकड़ते ही कंफ्यूज हो गई कि आखिर वो है क्या, जिस पर शनाया उसे कहती है, कल होली है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम राणा परिवार द्वारा आयोजित होली समारोह में आओ। तुम आओगी ना? शनाया के इस सवाल को सुन रिया पूरी तरह हैरान थी, पर वो हिचकिचा रही थी। पर तभी कबीर आगे आया और बोल पड़ा, रिया बिल्कुल आएगी। इतना कहकर कबीर मुस्कुराने लगा। वही रिया तुरंत कबीर की दिशा में मुड़ गई। उसका मन तो हुआ कि वो यही कबीर के काम खींच ले, पर वो ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकती थी। आखिर में उसे हाँ ही बोलना पड़ा। तभी वैभव सामने आया। हम अब निकल रहे हैं, उसने घोषणा की। कबीर के आगे कुछ बोलने का इंतजार किए बिना ही वह शनाया को बाहों में लिए वहां से आगे बढ़ गया। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, शनाया ने गर्दन घुमाकर पीछे देखने की कोशिश की। वैभव ने बड़ी कोमलता से अपना हाथ उसके चेहरे पर रखा और उसे सामने की ओर मोड़ते हुए फुसफुसाया, मैं कबीर से ज्यादा हैंडसम हूँ। शनाया ठिठक गई। मैं कबीर को नहीं, रिया को देख रही थी। 1 मिनट, क्या तुम्हें जलन हो रही है? तुम किसी दूसरे मर्द को देख रही हो? भले ही वह मेरा भाई ही क्यों ना हो, मुझे जलन तो होगी ही। शनाया अवाक रह गई। अगर भविष्य में हमारा कोई बेटा हुआ और मैं उसे बहुत लाड़ प्यार दूंगी, तो क्या तुम्हें उससे भी जलन होगी? वैभव ने बिना सोचे जवाब दिया, अगर हमारी बेटी हुई तो मुझे जलन नहीं होगी। मैं भी चाहती हूँ कि एक बेटी हो, ताकि तुम्हारे खानदान का यह लड़कों वाला रिकॉर्ड टूट सके। पर पता नहीं किस्मत में क्या है, मुझे तो लगता है कि मुझे बेटे के लिए ही तैयार रहना चाहिए। और अगर तुम अपने ही बेटे से जलने वाले हो, तो फिर पूरी उम्र जलने के लिए तैयार रहो। वैभव का चेहरा अचानक काला पड़ गया। वह साफ तौर पर नाखुश दिख रहा था। उसके मन में उथल पुथल मच गई। अगर हमारा बच्चा हुआ और वह लड़का निकला, तो वह मेरी पत्नी का सारा ध्यान अपनी ओर खींच लेगा। शनाया शायद मुझसे ज्यादा उस बच्चे को चाहने लगेगी। क्या हमें अभी फैमिली प्लानिंग रोक देनी चाहिए? मैं अभी कुछ और वक्त सिर्फ उसके साथ बिताना चाहता हूँ। खामोशी तोड़ते हुए वैभव बोला, मैंने जगन से कहा है कि वह किसी सिद्ध ज्योतिषी को ढूंढे जो हमारे खानदान की किस्मत देख सके। शायद कोई ऐसी वजह हो जो राणा परिवार में बेटियों को जन्म लेने से रोक रही है। बेटियों की चाहत वैभव के दिल में बहुत गहरी थी। यह न केवल उसकी इच्छा थी, बल्कि पीढ़ियों से राणा परिवार का एक अधूरा सपना था। क्या तुम्हें कोई ज्योतिषी मिला? शनाया ने उत्सुकता से पूछा। अभी तक तो नहीं। असली एस्ट्रोलॉजर आजकल मिलते कहाँ हैं? वैभव ने दृढ़ता से कहा, चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, मैं उस ज्योतिषी को ढूंढ निकालूंगा और उनकी मदद लूंगा, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। मैं यह देखना चाहता हूँ कि क्या हमारी पीढ़ी में कोई नन्ही परी आ सकती है। शनाया ने उसे समझाते हुए कहा, मैंने सुना है कि भाग्य की इसमें बहुत बड़ी भूमिका होती है। अगर ज्योतिषी का मन नहीं होगा तो हम उसे मजबूर नहीं कर सकते। तुम एक बार माया दादी से क्यों नहीं पूछते? शायद वे किसी को जानती हो। जब यह जोड़ा ऑफिस की इमारत से बाहर निकलकर अपनी गाड़ी की ओर बढ़ रहा था, तभी बॉडीगार्ड्स ने शनाया की गाड़ी भी लाकर खड़ी कर दी।
गाड़ी में बैठने के बाद वैभव ने याद करते हुए कहा, मैंने सुना था कि दादी ने एक बार रॉयल रेजिडेंस में किसी ज्योतिषी को बुलाया था जब हम वहां नया साल मना रहे थे, और जब संगमरमर विला पहली बार बना था तब भी उन्होंने किसी ज्ञानी को आमंत्रित किया था। उसने आगे कहा, पर दादी बताती थी कि जब वे विला आए थे तब उनकी उम्र 70 के पार थी। संगमरमर विला दशकों पहले बना था, तो मुमकिन है कि अब वे इस दुनिया में ना हो। शनाया ने एक ठंडी सांस भरी। उसे इन रहस्यों और ज्योतिष में दिलचस्पी तो थी, भले ही वह इसे पूरी तरह समझती ना हो। अलौकिक चीजों से उसे थोड़ा डर जरूर लगता था, पर उनके बारे में सुनना उसे बहुत पसंद था। हमें बस सब्र से किसी दूसरे ज्योतिषी को ढूंढना होगा, उसने वैभव का हाथ थामते हुए कहा। अगर जरूरत पड़ी तो हम बेटी के लिए दोबारा कोशिश कर सकते हैं। वैभव ने एक पल के लिए अपना हाथ शनाया के सपाट पेट पर रखा और फिर हटा लिया। उसने ईर्ष्या भरे स्वर में कहा, काश हम भी रविंद्र के भाई और भाभी की तरह भाग्यशाली होते। उनकी दोनों भाभियों को पहली बार में ही जुड़वां बच्चे हुए। उनकी दूसरी भाभी के तो एक जैसे दिखने वाले जुड़वां बच्चे हैं, और बड़ी भाभी की डिलीवरी भी बस होने ही वाली है। शनाया खिलखिलाकर हंस पड़ी। तुम्हें एक बेटे के ख्याल से ही इतनी जलन हो रही है। सोचो अगर हमारे जुड़वां लड़के हो गए तो तुम्हारा क्या हाल होगा। वैभव के पास अब कोई जवाब नहीं था। वह तो मन ही मन बस यही दुआ कर रहा था कि काश उन्हें जुड़वां बेटियां मिल जाएं। उधर कबीर को पूरा शक था कि उसके बड़े भाई और भाभी उसी के बारे में गपशप कर रहे हैं, लेकिन उसे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। जब शनाया और वैभव की नई नई शादी हुई थी तब कबीर और उसके बाकी भाई बड़े मजे लेकर इस जोड़े के बारे में अटकलें लगाया करते थे। सबको इस बात की बड़ी उत्सुकता थी कि क्या वैभव जैसा सख्त आदमी कभी शनाया के प्यार की गिरफ्त में आएगा। कबीर को सबसे ज्यादा मलाल इस बात का था कि उसने अपने भाइयों के साथ कोई शर्त क्यों नहीं लगाई। अगर लगाई होती तो आज वह जीत चुका होता। उसने दाम लगाया था कि वैभव प्यार में जरूर पड़ेगा, लेकिन उसे क्या पता था कि उसके बाकी भाइयों का भी यही मानना था। उसे तो बस इस बात पर ताज्जुब था कि उसके बड़े भाई की हिम्मत इतनी जल्दी कैसे जवाब दे गई। अगर वैभव थोड़ा और सख्त होता तो कम से कम 8-10 साल तो खींच ही सकता था, पर यहां तो मामला 6 महीने के अंदर ही खत्म हो गया। उधर सैकड़ों कर्मचारियों की निगाहों के बीच कबीर रिया के साथ ऑफिस की इमारत से बाहर निकला। रिया को अपने ऊपर टिकी उन नजरों का एहसास हो रहा था, लेकिन उसने अपना संयम बनाए रखा और बड़े शांत भाव से कबीर के साथ चलती रही। मिस्टर कबीर, उसने रुकते हुए कहा, मेरी दुकान की असिस्टेंट अभी भी बाहर मेरा इंतजार कर रही होगी। मैं उसे बता देती हूँ कि वह दुकान वापस चली जाए। क्यों ना हम बिल्डिंग के सामने ही मिलें। भले ही रिया लोगों के चेहरों के हाव भाव नहीं देख सकती थी, लेकिन वह कल्पना कर सकती थी कि कबीर के पीछे पीछे हाथ में गुलदस्ता लिए चलने से लोग क्या क्या बातें बना रहे होंगे। पर तभी अचानक कबीर ने उसका हाथ थाम लिया। वही दूर से एक शख्स कबीर को देख पूरी तरह हैरान था। ये कबीर है ना? आखिर अब क्या करना चाह रहा है कबीर? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। चलिए तो सुनते हैं क्या करना चाहता है आखिरकार कबीर। मिस्टर कबीर, उसने रुकते हुए कहा, मेरी दुकान की असिस्टेंट अभी भी बाहर मेरा इंतजार कर रही होगी। मैं उसे बता देती हूँ कि वह दुकान वापस चली जाए। क्यों ना हम बिल्डिंग के सामने ही मिलें। भले ही रिया लोगों के चेहरों के हाव भाव नहीं देख सकती थी, लेकिन वह कल्पना कर सकती थी कि कबीर के पीछे पीछे हाथ में गुलदस्ता लिए चलने से लोग क्या क्या बातें बना रहे होंगे। अभी छुट्टी का वक्त है और चारों तरफ बहुत भीड़ है। तुम देख नहीं सकती तो मुमकिन है कि किसी से टकरा जाओ। बेहतर होगा कि तुम मेरी कार में बैठो। मैं रास्ते में गाड़ी रोक दूंगा ताकि तुम अपनी असिस्टेंट से बात कर सको। क्या यह तुम्हारे अकेले पैदल चलकर बाहर जाने से ज्यादा आसान नहीं होगा? रिया खामोश हो गई। सच तो यह था कि वह कबीर की कार में नहीं बैठना चाहती थी, लेकिन स्थिति को भांपते हुए उसे लगा कि आखिरकार उसे ही कबीर को डिनर खिलाना है, तो ऑफिस से निकलते ही उसकी कार में तो बैठना ही पड़ेगा। इस ख्याल ने उसे थोड़ा शांत कर दिया। कुछ ही मिनटों बाद कबीर की नजर एक लड़की पर पड़ी जो अपनी मोटरसाइकिल पर बैठकर बिल्डिंग से आते जाते लोगों को देख रही थी। यह अंदाजा लगाते हुए कि वह रिया की असिस्टेंट है, कबीर ने उसके पास जाकर कार रोक दी। उसने कार का शीशा नीचे किया और पूछा, क्या तुम स्प्रिंग ब्लॉसम में काम करती हो? जी हाँ। अरे दीदी। लड़की की आंखें फटी की फटी रह गई जब उसने बगल वाली सीट पर रिया को बैठे देखा। तुम अब दुकान वापस चली जाओ, मैं मिस्टर राणा को डिनर पर ले जा रही हूँ। लड़की की आवाज सुनते ही रिया ने उसे वापस जाने का निर्देश दिया। सहायक समझ गई कि रिया वह बड़ा ऑर्डर पक्का करने के लिए फूल देने आई थी। अब जब रिया ने खुद कबीर को डिनर पर ले जाने की बात कही थी तो इसका साफ मतलब था कि डील पक्की हो गई है और यह डिनर उसी का शुक्रिया अदा करने के लिए है। ज्यादा सोचे बिना वह लड़की अपनी मोटरसाइकिल मोड़कर दुकान की तरफ निकल गई और कबीर की कार भी रफ्तार पकड़ चुकी थी। 10 मिनट बाद वे दिल्ली दरबार होटल के सामने थे। होटल के एक शांत और पर्सनल केबिन में कबीर ने रिया के लिए सीट रिजर्व की। जैसे ही वे मेज पर बैठे, एक वेटर तेजी से उनके पास आया और कबीर के हाथ में मेन्यू कार्ड थमा दिया। वेटर मन ही मन हैरान था। मिस्टर कबीर तो यहाँ रोज ही खाना खाते हैं, फिर आज उन्हें मेन्यू देखने की जरूरत क्यों पड़ गई? कबीर ने वेटर की हैरानी पर ध्यान नहीं दिया। उसने बड़े ही धैर्य से मेन्यू खोला और हर डिश का नाम और उसकी कीमत रिया को पढ़कर सुनाने लगा ताकि वह खुद अपनी पसंद का चुनाव कर सके। मिस्टर कबीर, आप जो चाहें ऑर्डर कर सकते हैं, रिया ने धीमी आवाज में कहा। चूंकि आज का डिनर उसकी तरफ से था
इसलिए वह चाहती थी कि कबीर अपनी पसंद का खाना खाए। लेकिन तुम तो अपने साथ सिर्फ कुछ 100 रुपए ही लाई हो। मुझे डर है कि कहीं मेरी पसंद का खाना तुम्हारी जेब पर भारी न पड़ जाए, कबीर ने उसे छेड़ते हुए कहा। जिस पर रिया ने मजाक में जोड़ा, तो क्या आपने नहीं कहा था कि आप मुझे पैसे उधार दे सकते हैं? कबीर के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान फैल गई। मैंने वह कहा तो था, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम मुझ पर किसी भी तरह का कर्ज नहीं रखना चाहती। खैर चलो, कुछ ऐसी डिश चुनते हैं जो तुम्हारी जेब पर भी बोझ न डालें और स्वाद में भी लाजवाब हो। रिया ने कोई बहस नहीं की और ध्यान से कबीर के सुझावों को सुना। कबीर ने बहुत ही सलीके से कुछ कम कीमत वाली लेकिन बेहतरीन डिशेस का ऑर्डर दिया। वेटर ने ऑर्डर लिखा और अदब से कहा, बस कुछ ही देर इंतजार कीजिए। कबीर ने जवाब दिया, कोई जल्दी नहीं है, आज शाम का मेरा आगे का कोई प्लान नहीं है, तो अगर खाना आने में वक्त लगे तो भी चलेगा। रिया ने अपने मन में सोचा, आपका कोई प्लान नहीं होगा, पर मुझे तो घर जाने की जल्दी है। लेकिन होस्ट होने के नाते वह अपनी इस झुंझलाहट को जुबान पर नहीं ला सकी। वेटर के जाने के बाद कबीर ने बातचीत का सिलसिला शुरू किया। आजकल दुकान का धंधा कैसा चल रहा है? बस सब ठीक ठाक है, रिया ने संक्षिप्त जवाब दिया। कंपटीशन बहुत बढ़ गया है आजकल। तुम अपना सामान कहाँ से मंगवाती हो? रिया ने पलटकर पूछा। आप यह क्यों पूछ रहे हैं? क्या आप भी फूलों की दुकान खोलने का सोच रहे हैं? कबीर मुस्कुराया। नहीं, मैं तो बस तुम्हारी मदद करने का सोच रहा था। मैं तुम्हें एक ऐसा सप्लायर ढूंढ कर दे सकता हूँ जो तुम्हें कम दाम में माल दे सके, ताकि तुम्हारा मुनाफा बढ़ जाए। शुक्रिया, लेकिन मैं अपने सप्लायर के साथ सालों से काम कर रही हूँ और वह हमेशा मुझे सबसे अच्छे दाम ही देता है। रिया अपने सप्लायर के साथ काम करना ही सुरक्षित समझती थी, क्योंकि जब से उसे पता चला था कि रिया आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली गई है, तो वो हमेशा उसे अच्छे कीमतों पर सामान देता था। उसने और उसके सप्लायर ने कई सालों तक पेशेवर तरीके से काम किया था और वह अपने सप्लायर को बदलने का कोई इरादा नहीं रखती थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि रिया को कबीर का यह आसान लेना मंजूर नहीं था। कबीर ने उसे 2 बड़े ऑर्डर्स दिलवाकर पहले ही उस पर एक आसान कर दिया था। उस एक आसान को चुकाने के लिए ही वह उसे आज डिनर करा रही थी और वह नहीं चाहती थी कि एक आसान चुकाते ही वह कबीर के किसी दूसरे आसान के नीचे दब जाए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कबीर जैसा ऊंचे रसूख वाला आदमी, जो राणा परिवार का चिराग है, आखिर उस जैसी एक साधारण और दृष्टिहीन लड़की में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है। मृणाल परिवार की बड़ी बेटी होने के बावजूद उसे अपने घर में एक नौकरानी जैसा दर्जा ही मिला था। उसे नहीं लगता था कि कबीर को उसे इस्तेमाल करके कोई बड़ा लक्ष्य हासिल करना होगा। यह तो अच्छी बात है, कबीर ने कहा। वह सोचने लगा कि क्या वह अपने विला की देखभाल करने वाले माली से कहकर रिया को कुछ खास किस्म के पौधे भिजवा दे, लेकिन उसे अंदाजा हो गया था कि रिया इसे भी मना कर देगी। वह अपनी पुरानी आदतों और सप्लायरों से चिपकी रहना चाहती थी, इसलिए कबीर ने ज्यादा दबाव नहीं डाला। मिस्टर कबीर, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? रिया ने हिम्मत जुटाकर पूछा। बिल्कुल, पूछो। आप आखिर मेरी मदद क्यों करना चाहते हैं? कबीर के होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान आई। अंदाजा लगाओ। रिया ने बड़ी सादगी और ईमानदारी से जवाब दिया। मैं नहीं लगा सकती। खैर, अगर तुम अंदाजा नहीं लगा सकती तो कोई बात नहीं, बस इतना जान लो कि मेरा इरादा तुम्हें नुकसान पहुंचाने का बिल्कुल नहीं है। कुछ देर की खामोशी के बाद रिया ने कहा, पर मैं आप पर कोई एहसान नहीं चढ़ाना चाहती। उनका कोई पारिवारिक रिश्ता नहीं था और उसे शक था कि इस मदद के पीछे कबीर का कोई छिपा हुआ मकसद जरूर है। लेकिन कबीर की बातें इतनी गोलमोल थीं कि वह उसके इरादों को भांप ही नहीं पा रही थी। उसे यह महसूस करना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि उसकी डोर किसी और के हाथ में है। कबीर की खामोशी के साथ ही रिया भी चुप रही। भले ही उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वह कबीर की स्थिर नजरों की तपिश को अपने चेहरे पर महसूस कर सकती थी। तभी वेटर खाना लेकर आया और केविन की खामोशी टूटी। चलिए खाना शुरू करते हैं। कबीर ने आखिरकार चुप्पी तोड़ी। हालांकि उसने रिया की पहले वाली बात का कोई सीधा जवाब नहीं दिया। रिया की स्थिति को समझते हुए उसने खुद सूप की कटोरी भरी और उसे रिया के ठीक सामने सलीके से रख दिया। पहले सूप से शुरुआत करो, जब तुम इसे खत्म कर लोगी तब मैं तुम्हें बाकी डिशेस परोसूंगा। थैंक्स मिस्टर कबीर, रिया ने धीमे से कहा। कोई बात नहीं। कबीर का स्वर सहज था। कबीर ने अपने लिए भी सूप निकाला और खाना शुरू किया, लेकिन उसकी नजरें लगातार रिया पर थीं। वह बीच बीच में उसके लिए खाने के चुनिंदा टुकड़े उसकी प्लेट में बढ़ा देता। रिया आमतौर पर बाहर से मंगाया हुआ फास्ट फूड खाती थी, जहां सब कुछ एक ही डब्बे में मिला होता था, जिससे उसे खाने में आसानी होती थी। पर यहाँ कबीर के साथ बैठकर उसे मेज पर रखे बर्तनों और खानों की सजावट का कोई अंदाजा नहीं था। वह जब अपना कांटा प्लेट की ओर बढ़ाती तो उसे नहीं पता होता था कि उसके हाथ क्या लगने वाला है। ऐसे में उसके पास कबीर की इस सेवा को स्वीकार करने के अलावा कोई चारा नहीं था। मन ही मन उसने सोचा कि भविष्य में वह कबीर के साथ इस तरह बाहर खाना खाने से बचेगी। क्या तुम्हें फिश पसंद है? कबीर ने अपना सूप खत्म करते हुए पूछा। रिया के जवाब का इंतजार किए बिना ही उसने अपने हाथ साफ किए और बड़ी कुशलता से कांटे निकाल दिए। उसने उन्हें चटनी में डुबोया और रिया की प्लेट में रख दिया। मैंने तुम्हारे लिए फिश से कांटे निकलकर उन्हें चटनी में डुबो दिए हैं, तुम इन्हें सीधे खा सकती हो। अगर इस वक्त माया दादी कबीर को इस तरह रिया का ख्याल रखते हुए देख लेती तो वे उसकी तारीफों के पुल बांध देती। वे यकीनन कहती कि कबीर वैभव की तुलना में कहीं ज्यादा समझदार और ख्याल रखने वाला है। अतीत में वैभव को तो माया दादी से इशारों की जरूरत पड़ती थी। वह शनाया के प्रति अपनी भावनाओं को मानने के बजाय
हमेशा सोनू का बहाना बनाता था, जिस पर दादी अक्सर उसे डांटने का मन बनाती थी। थैंक यू मिस्टर कबीर, रिया ने आभार जताया। घर पर रिया मछली को उनके कांटों के साथ ही खा लेती थी, क्योंकि उन्हें निकालना और चटनी के साथ खाना उसके लिए बहुत झंझट भरा काम था। वैसे भी उसके घर में उसे सी फूड कम ही मिलता था। उसका परिवार उसे सिर्फ सादा पास्ता खाने को देता था। अगर उसका सौतेला पिता आसपास होता तो कभी कभी उसे दूसरी हरी सब्जी मिल जाते थे। उसकी माँ अक्सर कहती थी कि चूंकि वह अंधी है और देख नहीं सकती कि वह क्या खा रही है, इसलिए सादा पास्ता ही उसके लिए काफी है। कम से कम वह भूखी तो नहीं मरेगी। कबीर का व्यवहार उसके अपने परिवार से कहीं बेहतर था। रिया उसकी दयालुता की कदर तो करती थी, पर साथ ही उसके मन में संदेह भी उठ रहे थे। क्या कबीर वाकई उसमें कोई दिलचस्पी ले सकता है? अपनी आंखों की रोशनी खोने से पहले रिया जानती थी कि वह बहुत खूबसूरत है। उसके सौतेले पिता भी कहते थे कि उसमें अपने माता पिता दोनों की सबसे बेहतरीन खूबियां हैं। उसकी सौतेली बहन कामनी तो उसकी खूबसूरती से बुरी तरह जलती थी, पर कबीर के रुतबे को देखते हुए उसने दुनिया की एक से एक हसीन औरतें देखी होंगी। वह रिया जैसी एक दृष्टिहीन लड़की में क्यों दिलचस्पी लेगा? अगर वह उसकी तरफ खींचा भी है तो यकीनन यह सिर्फ एक अस्थायी उत्सुकता होगी। यही सोचते हुए रिया ने खुद को चेतावनी दी, कबीर की इस पल भर की दयालुता के झांसे में मत आना। वह कभी किसी अंधी लड़की से शादी नहीं करेगा। उसे बस इस नई स्थिति में थोड़ा रोमांच महसूस हो रहा है। कबीर को इस बात की भनक तक नहीं थी कि रिया ने अपने दिल के चारों ओर एक मजबूत दीवार खड़ी कर ली है, जिससे उसके लिए रिया तक पहुंचना और मुश्किल होने वाला था। मछली परोसने के बाद कबीर ने उसे एक लेग पीस और मछली का एक और टुकड़ा भी दिया। मैं एक जेंटलमैन हूँ। मैं ये सब किसी एहसान के तौर पर नहीं कर रहा। मैं तुम्हारा ख्याल इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि मेरी परवरिश ऐसी ही हुई है। तुम्हें खुद को मेरा कर्जदार समझने की जरूरत नहीं है। रिया धीरे से मुस्कुराई। शुक्रिया मिस्टर कबीर। तो क्या वाकई मुझ पर आपका कोई उधार नहीं रहेगा? बिल्कुल नहीं, उसने जवाब दिया। यह सुनकर तसल्ली हुई। डिनर के बाद कबीर रिया को होटल से बाहर ले आया और उसने रिया को वापस फूलों की दुकान तक छोड़ने की पेशकश की। शुक्रिया, पर इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप बस मुझे उस बस में चढ़ने में मदद कर दीजिए जो मेरी दुकान के सामने से गुजरती हो। रिया ने शालीनता से जवाब दिया। कबीर ने सोचा कि रिया को अब खुद ही बार बार बस से यात्रा करनी होगी, इसलिए उसने कहा, ठीक है फिर मैं तुम्हें बस स्टॉप तक छोड़ देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। रिया ने एक बार फिर अपना आभार जताया। जब से वह कबीर से मिली थी, न जाने कितनी बार उसे थैंक्स कह चुकी थी। किस्मत से जैसे ही वे स्टॉप के करीब पहुंचे, 6 नंबर की बस वहां आ गई। कबीर ने हाथ देकर बस रुकवाई और रिया को सावधानी से बस में चढ़ते हुए देखा। जब बस चली गई तब वह वापस होटल की ओर मुड़ा। होटल के सामने बने छोटे से पार्किंग लॉट में उसकी मुलाकात अपने लाडले भाई और भाभी से हो गई। कबीर, रिया कहाँ है? कबीर को अकेला देख शनाया ने तुरंत सवाल किया। उसे पता था कि कबीर और रिया साथ में खाना खाने वाले थे। वह वापस चली गई। कबीर ने संक्षेप में उत्तर दिया। उसने शनाया को जवाब देने के लिए कदम रोके और फिर वैभव से पूछा, क्या तुम शनाया को घर ले जा रहे हो? हाँ, वैभव ने शांति से जवाब दिया। शनाया ने कबीर को थोड़ा डांटते हुए कहा, रिया देख नहीं सकती कबीर, उसके लिए सफर करना इतना आसान नहीं है। तुमने उसे दुकान तक क्यों नहीं छोड़ा? उसे अकेले बस से क्यों आने दिया? मैं उसे बस स्टेशन तक छोड़कर आया हूँ। उसने खुद जिद की थी कि उसे मेरी मदद की जरूरत नहीं है। कबीर ने सफाई दी। शनाया और वैभव कुछ पलों के लिए अवाक रह गए। रिया ने भले ही मना किया था, पर कबीर ने इतनी आसानी से बात मान कैसे ली? क्या उसे चिंता नहीं थी कि रास्ते में उसे कुछ हो सकता है? उनकी खामोशी का मतलब समझते हुए कबीर ने आगे कहा, रिया देख नहीं सकती, ये सच है, पर वह जाने पहचाने रास्तों पर बखूबी चल लेती है। एक बार जब उसे स्प्रिंगफील्ड से हमारे ऑफिस तक का रास्ता याद हो जाएगा तो जब भी उसका मन करेगा वह मुझसे मिलने आ सकेगी। शनाया के पास अब कहने को कुछ नहीं बचा था। वैभव ने तंज कसते हुए एक मजाकिया हंसी हंसी। हो सकता है कि तुम्हें उसकी याद सताए, पर जरूरी नहीं कि उसे भी तुम्हारी याद आए। बेचारी रिया को तो इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि कबीर उसके करीब आने की कोशिश कर रहा है। कबीर तो उसे अभी से अपनी पत्नी की तरह मान रहा था, लेकिन रिया के दिल में कबीर के लिए रत्ती भर भी जगह नहीं थी। कोई बात नहीं, अगर मुझे उसकी याद आई और मेरे पास उससे मिलने का वक्त नहीं हुआ तो मैं बस उसे एक गुलदस्ता भेजने का ऑर्डर दे दूंगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज किया था। इस बहाने मैं उसे देख तो सकूंगा। कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा। वैभव और शनाया उसकी बातें सुनकर दंग रह गए। खैर, जैसी तुम्हारी मर्जी। वैभव ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और उसे गाड़ी की ओर ले जाने लगा। उसे कबीर के निजी मामलों में अब कोई दिलचस्पी नहीं थी। आखिरकार अपनी होने वाली पत्नी को कबीर को ही संभालना था। उधर बस में रिया अपने दुकान की तरफ जा रही थी, पर तभी कुछ लड़कों की नजर रिया पर पड़ गई और उन सब की आंखों में एक अजीब सी चिंगारी आ गई। क्या रिया सैफी होगी? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हेलो दोस्तों, अगर कहानी आपके दिल को छू रही है तो छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दिखाएं। वैभव को तो बस अब शादी के कार्ड का इंतजार था। हालांकि उसे शक था कि यह शादी इस साल के अंदर हो पाएगी या नहीं। माया दादी ने कबीर और उसके भाइयों को 1 साल की मोहलत दी थी। वैभव को लगा कि उसके साथ तो नाइंसाफी हुई थी। दादी ने उसे अपनी पत्नी का दिल जीतने का वक्त ही नहीं दिया और तुरंत शनाया से शादी करवा दी। खैर, अब जब वे दोनों एक दूसरे के प्यार में डूबे हुए थे तो वैभव को अपनी दादी के फैसले से कोई शिकायत नहीं थी। जान, चलो स्प्रिंग ब्लॉसम चलते हैं, शनाया ने सुझाव दिया। भले ही कबीर को रिया की फिक्र ना हो,
पर शनाया को थी। वह खुद जाकर देखना चाहती थी कि रिया सही सलामत अपनी दुकान पहुंची है या नहीं। मैं तुम्हारे लिए कुछ फूल भी खरीदना चाहती हूँ, शनाया ने मुस्कुराकर जोड़ा। वैभव ने प्यार से उसकी ओर देखा और कहा, तुम मेरे लिए फूल ना भी खरीदो तब भी मैं तुम्हारे साथ कहीं भी चलने को तैयार हूं। शनाया ने उसे एक प्यारी सी किस दी और खिलखिला उठी। मैं सच में तुम्हारे लिए फूल लेने वाली हूं, पर अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो फिर रहने देते हैं। अगर तुम मुझे घास भी दोगी तो मैं उसे भी प्यार से स्वीकार करूंगा, बस वह तुम्हारी तरफ से होनी चाहिए। शनाया ने मजाक करते हुए कहा, आज रात हम तुम्हारे विला जा रहे हैं। जब हम लौटेंगे तो मैं पीछे के बगीचे से थोड़ी घास काटकर तुम्हारे लिए ले आऊंगी। जवाब में वैभव ने प्यार से उसकी खूबसूरत नाक को चुटकी में दबा दिया। अगर उसने वाकई उसे घास देने की हिम्मत की तो वह उसे भी खुशी खुशी कबूल कर लेगा। उसने जो कहा वह उसके दिल की बात थी। शनाया की दी हुई हर चीज उसके लिए बेशकीमती थी। स्प्रिंगफील्ड की ओर जाते हुए वैभव ने अचानक घोषणा की, शनाया, क्या तुम होली के बाद मेरे साथ देवन परिवार द्वारा आयोजित एक दावत में चलोगी? यह दिल्ली होटल में होने वाली है। शनाया ने उसकी ओर देखा और मुस्कुरा दी। बड़े साहब वैभव राणा का किसी दावत में जाना? यह तो बड़ी अजीब बात है। मैंने सुना है कि आप ऐसी महफिलों में कम ही नजर आते हैं। यकीनन देवन परिवार राणा परिवार के बहुत करीब होगा, तभी उन्होंने आपको मना लिया। वैभव ने हल्के से उसके माथे पर उंगली मारी और जवाब दिया, राणा परिवार तुम्हारा भी परिवार है। तुम मेरी पत्नी हो। भविष्य में तुम्हें दूसरों की बातों पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई सवाल हो तो सीधे अपने पति से पूछा करो, उसने आगे समझाते हुए कहा। मेजबान देवन परिवार है। बड़े साहब, देवन का दिल्ली के व्यापारिक जगत में बहुत सम्मान है। वे हर साल दिल्ली होटल में एक बड़ी बिजनेस पार्टी देते हैं जिसमें शहर के तमाम दिग्गज शामिल होते हैं। यह कार्यक्रम मेल जोल बढ़ाने का एक जरिया है और छोटी कंपनियों के लिए बड़े सौदे हासिल करने का एक सुनहरा मौका भी। देवन और राणा परिवारों का रिश्ता पीढ़ियों पुराना और गहरा है। देवन परिवार दिल्ली में कई तरह के कारोबार चलाता है, लेकिन वे बहुत लो प्रोफाइल रहते हैं। अक्सर राणा परिवार सारी सुर्खियां बटोर लेता है, जिससे देवन परिवार पर से ध्यान हट जाता है। देवन खानदान की करंट डॉटर इन लॉ मेरी माँ की बहुत करीबी दोस्त हैं। वैभव ने उसे याद दिलाते हुए पूछा, क्या तुम्हें याद है पिछले साल अक्टूबर में देवन ने एक दावत दी थी? तुम्हें याद है जब हमारी नई नई शादी हुई थी? सक्सेना और रागिनी लखानी के साथ तुम भी वहां गई थी। जब तुम लौट कर आई थी तो तुमने मुझसे कुछ गपशप शेयर की थी। वैभव शनाया के करीब झुका और उसके कान में फुसफुसाया, उस वक्त तुमने इशारा किया था कि शायद मुझे लड़कों में दिलचस्पी है या फिर मैं मर्दानगी के मामले में कमजोर हूं। अब जब तुम मुझे अच्छी तरह जानती हो तो तुम्हारा क्या ख्याल है? शनाया ने उसे झट से पीछे धकेल दिया। उस समय उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसका पति राणा साम्राज्य का वारिस है। उसने उसके बारे में उड़ती उड़ती अफवाहें सुनी थी और उसे लगा था कि वह कुछ अजीब है। बस इसी वजह से उसने वह बात कह दी थी। उसे हैरानी हुई कि उसे वह आज भी याद है। अब समझ आया कि वह हर बार निजी पलों में इतना जुनूनी क्यों हो जाता था। वह हर बार खुद को साबित करने के लिए बेताब रहता था। शनाया ने बात बदलते हुए पूछा, दावत होली के दूसरे दिनों में है? हाँ, रविवार की रात, उसने जवाब दिया। इसका मतलब परसों शनिवार था। उसने गौर किया, ज्यादातर लोग शुक्रवार या शनिवार को पार्टियां देते हैं ताकि बाद में आराम कर सकें। देवन ने रविवार की रात क्यों चुनी? वैभव मुस्कुराया। बिजनेस पार्टियों का मकसद ही कारोबार पर चर्चा करना होता है। अगर वे रविवार की रात कोई डील फाइनल करते हैं तो अगले दिन सोमवार को काम पर लौटते ही उस पर अमल कर सकते हैं, है ना समझदारी? इसके अलावा इससे उस प्रोजेक्ट को भी फायदा हो सकता है जो तुमने और अनिका ने अभी शुरू किया है। अभी शुरू तुमने कहा था कि तुम्हें मेरी मदद नहीं चाहिए, इसलिए मैं सारी बातचीत तुम्हें ही संभालने दूंगा। मैं बस एक किनारे खड़े होकर तुम्हें देखूंगा। चूंकि उसने उसकी मदद ठुकरा दी थी, इसलिए वह सिर्फ एक दर्शक बनकर रहेगा। पर उसे पता था कि अगर शनाया को कभी भी उसकी जरूरत पड़ी तो वह बस एक पुकार की दूरी पर होगा। वैसे क्या अनिका भी हमारे साथ होगी? उसने पूछा। वैभव कुछ पल के लिए रुका, फिर बोला, पुराने वक्त में अगर मैं देवन परिवार के मुखिया की पार्टी में मौजूद होता था तो करणवीर वहां जल्दी नहीं आता था। वह मेरे जाने के बाद ही पहुंचता था। हमारी आपस में ज्यादा पड़ती नहीं है। शनाया ने चिंता जताई। अगर आप दोनों के बीच कोई झगड़ा हुआ तो देवन परिवार के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। इसीलिए मैं और करणवीर कभी एक ही समय पर प्रोग्राम्स में नहीं पहुंचते। जब दूसरे परिवार दावत देते हैं तो वे या तो मुझे बुलाते हैं या करणवीर को, ताकि हमारा आमना सामना ना हो। शनाया थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, मैंने तो तुम दोनों को कभी लड़ते हुए नहीं देखा। शायद इसलिए क्योंकि वह अभी बिजनेस की दुनिया की गहराइयों से वाकिफ नहीं थी। अगर होती भी तो उसका निवेश प्रोजेक्ट राणा कॉर्पोरेशन और मित्तल ग्रुप के मुकाबले बहुत छोटा था। फिक्र मत करो, तुम्हारी खातिर हमारे मतभेद कभी हद से बाहर नहीं जाएंगे। वैभव ने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा और प्यार से उसका सिर अपने सिर से टिका लिया। शनाया, मैं हमेशा उन लोगों की कदर करूंगा जो तुम्हारे लिए खास हैं। शुक्रिया। उसने आभार जताते हुए उसे गले लगा लिया। जस्मिन और जगन बख्शी की सगाई मार्च में तय हुई है। इस महीने मुझे कई फीस्ट्स में जाना होगा क्योंकि इस साल बहुत से लोग शादी के बंधन में बंध रहे हैं। आज शनाया अपने पैतृक गांव से लौटी थी, जहां वह अपने पुराने घर के मसले को सुलझाने गई थी। थकान और भागदौड़ में उसे जैस्मीन से उसकी सगाई की तारीख पूछने का मौका ही नहीं मिला था, लेकिन वैभव को सब पहले से ही मालूम था। उसने शनाया को बताते हुए कहा,
मिस सक्सेना और जगन की सगाई 20 मार्च को तय हुई है। अब जबकि मार्च का शुरू हो चुका है तो वह दिन बस आने ही वाला है। जगन के परिवार का रुतबा और उनके दोस्तों का इतना बड़ा घेरा देखते हुए यह सगाई का जलसा यकीनन बहुत भव्य होने वाला है। सच तो यह था कि जो लोग बख्शी परिवार से सीधे तौर पर नहीं जुड़े थे वे भी उनके सम्मान में तोहफे भेजेंगे। आखिर शहर के कितने ही लोगों ने कभी न कभी बख्शी परिवार की खुफिया सेवाओं का लाभ उठाया था। उनकी शादी भी हमारी शादी से पहले ही हो जाएगी। वैभव ने आगे जोड़ा, जगन कह रहा था कि वे सगाई के तुरंत बाद ही शादी की तैयारी शुरू कर देंगे। उनकी शादी 1 मई के आसपास कभी भी हो सकती है। वह बहुत जल्दबाजी में लग रहा है। इधर वैभव और शनाया को तो अपनी शादी की तारीख चुनने की पूरी आजादी थी, उन्हें कोई हड़बड़ी नहीं थी। इसके उलट जगन और जैस्मीन पारंपरिक रीति रिवाजों का पालन कर रहे थे और शायद यही वजह थी कि जगन थोड़ा बेचैन और उत्साहित था। शनाया मुस्कुरा दी। उसे जगन की यह उत्सुकता अच्छी लगी। बातें करते करते यह जोड़ा स्प्रिंग ब्लॉसम्स पहुंच गया। जतिन, तुम्हें हमारे पीछे आने की जरूरत नहीं है, शनाया ने अपने बॉडीगार्ड से कहा। जैसे ही वह और वैभव गाड़ी से उतरकर दुकान के अंदर दाखिल हुए उन्होंने देखा कि रिया अभी तक वापस नहीं लौटी थी। रिया का इंतजार करते हुए शनाया ने दुकान के असिस्टेंट से अपने पति के लिए एक खूबसूरत फूलों का गुलदस्ता तैयार करने को कहा। गुलदस्ता बनकर तैयार ही हुआ था कि तभी रिया की आहट सुनाई दी। वह वापस आ चुकी थी। रिया, शनाया ने उसे आवाज दी। शनाया की आवाज सुनते ही रिया के चेहरे पर एक कुदरती मुस्कान खिल गई। मिसेस राणा, मुझे दुकान के बाहर काफी हलचल महसूस हो रही थी और मैं सोच ही रही थी कि माजरा क्या है। उसे एहसास था कि शनाया यहाँ है तो यकीनन वैभव राणा भी आसपास ही होंगे। तुमने उन्हें कैसे महसूस किया? शनाया ने कौतूहल से पूछा। रिया ने चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान लिए जवाब दिया। मैं उनकी नजरों की तपिश महसूस कर सकती थी। वे मुझे ही देख रहे थे। शनाया ने भी जवाब में मुस्कुराहट बिखेरी। वह इस लड़की की संवेदनशीलता की कायल हो गई थी। क्या आप फूल खरीदने आई हैं मिसेस राणा? रिया ने पूछा। हाँ, मैं अपने पति के लिए फूल ले रही हूँ, शनाया ने वैभव की ओर एक प्यार भरी नजर डालते हुए कहा। शनाया की नजर रिया के हाथ में थमे उस गुलदस्ते पर पड़ी जो वह लेकर आई थी। उसने एक फीकी सी मुस्कान के साथ उसे देखा। रिया ने बड़े ही शांत भाव से अपना गुलदस्ता काउंटर पर रख दिया और अपनी सहायक से पूछा कि क्या उसने शनाया का ऑर्डर पूरा कर दिया है? जी हाँ, सब तैयार है, सहायक ने पुष्टि की। रिया ने हल्के से सिर हिलाया। जब शनाया ने कीमत पूछी तो रिया बोली, मिसेस राणा, आप तो हमारी पुरानी कस्टमर हैं, मैं आपको डिस्काउंट दूंगी, बस 200 रुपये दे दीजिए। नहीं रिया, बिजनेस चलाना कोई आसान काम नहीं है, तुम्हें मुझे छूट देने की जरूरत नहीं है, मैं पूरी कीमत अदा करूंगी, शनाया ने जोर देते हुए कहा। उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी और वह रिया की मेहनत की कद्र करना चाहती थी। रिया उसे बकाया पैसे वापस करना चाहती थी लेकिन शनाया ने मना कर दिया। अंत में रिया को वह भुगतान स्वीकार करना ही पड़ा। बदले में रिया ने शनाया को एक छोटा सा सजावटी पौधा तोहफे में दिया। शनाया ने वह तोहफा खुशी खुशी स्वीकार कर लिया ताकि रिया के मन में कोई बोझ न रहे। अच्छा ये सब छोड़ो, कल तुम्हें हमारे राणा विला में आना है, ये बात भूलना मत, मैं किसी को तुम्हें लेने के लिए भेज दूंगी। रिया शनाया की इस बात पर कुछ बोलना चाहती थी पर उससे पहले ही शनाया बोल पड़ी और मैं ना तो सुनना चाहती ही नहीं, जिसके बाद रिया को मजबूरी में ही सहज हाँ बोलना पड़ा। उसके बाद शनाया और वैभव दोनों गाड़ी में बैठ वहां से निकल गए। अब सूरज ढल चुकी थी और दिल्ली की सड़कें ठंडी हवाओं की आगोश में थीं। कबीर अपनी आलीशान काली सेडान में अपने विला की ओर बढ़ रहा था। गाड़ी के अंदर का माहौल शांत था, सिर्फ डैशबोर्ड की हल्की नीली रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। कबीर के मन में अभी भी रिया का ही ख्याल चल रहा था, वह अंधी लड़की जिसकी आंखों में एक अजीब सा स्वाभिमान था। तभी उसकी बगल वाली सीट पर रखे फोन की स्क्रीन जगमगा उठी। स्क्रीन पर अंकुश का नाम चमक रहा था जो कबीर का सबसे भरोसेमंद आदमी था और जिसे उसने चुपके से रिया की सुरक्षा पर नजर रखने की जिम्मेदारी दी थी। कबीर ने ब्लूटूथ हेडसेट कान पर लगाया और कॉल रिसीव की। बोलो अंकुश, सब ठीक है? नमस्ते साहब, दूसरी तरफ से अंकुश की आवाज में थोड़ी गंभीरता थी। साहब, अभी कुछ देर पहले जब रिया मैडम बस से अपनी दुकान की तरफ जा रही थी तो 3-4 लड़कों ने उनके साथ हल्की बदतमीजी करने की कोशिश की। वे लोग नशे में लग रहे थे और मैडम पर कमेंट्स कस रहे थे। कबीर के हाथ अचानक स्टीयरिंग व्हील पर कस गए। उसकी आंखों में ठंडी चमक उभरी और चेहरे की मांसपेशियां सख्त हो गईं। क्या कहा तुमने? किसी ने उसे छूने की हिम्मत की? कबीर की आवाज अब किसी गरजते हुए शेर जैसी भारी और खतरनाक हो चुकी थी। नहीं साहब, इससे पहले कि वे मैडम के करीब पहुंच पाते हमारे आदमियों ने उन्हें दबोच लिया। मैडम को तो अंदाजा भी नहीं हुआ कि क्या हुआ। वे सुरक्षित अपने दुकान के अंदर चली गई हैं पर ये लड़के वहीं के लोकल गुंडे लग रहे हैं। कबीर ने राहत की एक गहरी सांस ली लेकिन उसका गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। उसने ठंडे लहजे में आदेश दिया, पुलिस को खबर करो और उन्हें उनके हवाले कर दो। और सुनो, पुलिस वालों से कह देना कि यह कबीर राणा का मामला है। लॉकअप के अंदर उनकी ऐसी मरम्मत होनी चाहिए कि अगली बार किसी लड़की की तरफ आंख उठाने से पहले उनकी रूह कांप जाए। अंकुश ने सहमते हुए कहा, जी साहब, समझ गया, उन्हें ऐसा सबक मिलेगा कि वे अपनी पुश्तें याद रखेंगे। और एक बात, कबीर ने बात जारी रखी, रिया को इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि वह डरे या उसे लगे कि कोई उसका पीछा कर रहा है। बस अपनी चौकसी बढ़ा दो। अगर आइंदा ऐसी कोई जरूरत करे तो मुझे पूछने की जरूरत नहीं है, वहीं उनका हिसाब बराबर कर देना। यस बॉस।
और फिर फोन काट दिया। पर अब कबीर के मन में एक अलग सा सवाल गूंज उठा कि क्या कल रिया होली के लिए आएगी? क्या रिया सच में कबीर के दिल की हालात समझ पाएगी, या कबीर खुद अपनी दिल की हालत समझ पाएगा? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आशा करता हूं दोस्तों आपको आज का एपिसोड जरूर पसंद आया होगा। आगे क्या होगा ये जानने के लिए कल भी कहानी जंक्शन को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर।